हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट दिसंबर 2019 के CDP के 15 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? नंबर 1 जन्म पूर्व अवधि, नंबर 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था, नंबर 3 मध्य बाल्यावस्था या फिर नंबर 4 किशोरावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 वर्ष की आयु होती है, इसमें भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। जन्म पूर्व अवधि का भाषा विकास से कोई संबंध नहीं होता। जो मध्य बाल्यावस्था होती है, इसमें भाषा विकास तीव्र गति से होता है, और जो किशोरावस्था होती है उसमें भाषा का विकास पूर्ण हो जाता है। पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है भाषा के अर्जन और विकास के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? नंबर 1 प्रसुप्ति, नंबर 2 सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर नंबर 4 उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चों को उन नियमों और कानूनों के प्रति आदर और सम्मान की भावना आ जाती है जो दूसरों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। जानते हैं कि इनको समय के साथ परिवर्तित किया जा सकता है और ये दूसरों की भलाई के लिए है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। जो प्रसुप्त की अवस्था है वो सिगमंड फ्रॉइड द्वारा है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो तीसरी अवस्था है वो है। और उद्योग बनाम अधीनता अवस्था ये एरिक्सन के मनोसामाजिक अधिगम सिद्धांत की चौथी अवस्था है। पूछा गया है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? नंबर 1 जेंडर पक्षपात का, नंबर 2 जेंडर पहचान का, नंबर 3 जेंडर संबद्धता का या फिर नंबर 4 जेंडर समरूपता का। तो कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो यह जेंडर पक्षपात है, जेंडर बायस है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? नंबर 1 जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, नंबर 2 जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, नंबर 3 जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, नंबर 4 जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यही पद्धति प्रभावशाली रहेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? नंबर 1 जॉन बी वॉटसन, नंबर 2 लेव वाइगोत्स्की, नंबर 3 जीन पियाजे या फिर नंबर 4 लॉरेंस कोहलबर्ग। तो देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु को देखकर आप जीन पियाजे को मत टिक कर दीजिएगा। आगे लिखा है कि बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया जाता है। तो यह सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। अगर यहाँ पर इतना ही होता सेंटेंस, सिर्फ सक्रिय जिज्ञासु होता, नन्हे वैज्ञानिक होता, तो जीन पियाजे हो जाता आंसर, लेकिन यहाँ पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक की भी बात की गई है, तो लेव वाइगोत्स्की आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, जिगसॉ पहेली को हल करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? नंबर 1 व्यक्तिगत वार्ता, नंबर 2 जोर से बोलना, नंबर 3 पाण यानी कि ढांचा या फिर नंबर 4 आत्म केंद्रित वार्ता। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की ने इसे व्यक्तिगत वार्ता यानी कि प्राइवेट स्पीच बोला है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? नंबर 1 प्रबलन का, नंबर 2 अनुबंधन का, नंबर 3 मॉडलिंग का या फिर नंबर 4 पाण यानी कि ढांचे का। तो बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद यानी सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, पाण यानी कि ढांचा यानी कि स्कैफोल्डिंग। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? नंबर 1 परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार। नंबर 2 संरक्षण, कक्षा समावेशन। नंबर 3 अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व। नंबर 4 प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो देखिए, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, संरक्षण, कक्षा समावेशन। आप जानते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, जो कि होती है 7 से 11 वर्ष की। इसी में 3 संप्रत्यय होते हैं जिनका विकास हो जाता है, संरक्षण, कक्षा समावेशन, वर्गीकरण, इन सब का विकास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, संरक्षण, कक्षा समावेशन। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? नंबर 1 स्कीमा, नंबर 2 अवलोकन अधिगम, नंबर 3 अनुबंधन, नंबर 4 प्रबलन। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? मान लीजिए आपने बच्चे को पेड़ के संबंध में कोई विचार करने के लिए बोला, आपने पेड़ के संबंध में कोई विचार करने को बोला और बच्चे के मन में पेड़ की आकृति बन गई और वो उस आकृति को कागज पर भी बना सकता है। तो यह क्या हुआ कि बच्चे के जो मस्तिष्क में पेड़ का स्कीमा बना हुआ है, इसी को कहेंगे स्कीमा। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? नंबर 1 विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। नंबर 2 संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नंबर 3 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। नंबर 4 रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? नंबर 1 बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। नंबर 2 बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। नंबर 3 बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। नंबर 4 बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो बुद्धि के बारे में सही कथन पूछा गया है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अगला क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? नंबर 1 सृजनात्मक विचारक, नंबर 2 अभिसारिक विचारक, नंबर 3 अनम्य विचारक, या फिर नंबर 4 आत्म केंद्रित विचारक। तो रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों यानी कि एक से अधिक समाधान के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। तो रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, सृजनात्मक विचार यानी कि क्रिएटिव थिंकर का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? नंबर 1 बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। नंबर 2 इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। नंबर 3 इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। नंबर 4 अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को नंबर 1 तैयार नहीं करना चाहिए, नंबर 2 कभी कभी तैयार करना चाहिए, नंबर 3 सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या फिर नंबर 4 तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? नंबर 1 न्यून अवधान विकार, नंबर 2 अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, नंबर 3 धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, नंबर 4 एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें बच्चा 6 को 9, वॉच को सा, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, भ्रमित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता यानी कि डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होता है।
तो ये थे 15 क्वेश्चन CDP के। रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।